हेलो एवरीवन। मैं हूं अरूप दत्ता, दत्तास एकेडमी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ से। आज हम क्लास 12 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडिगो, जो लुइस फिशर ने लिखा है, उसे आसान तरीके से समझने वाले हैं। ये जो चैप्टर है एक हिस्टोरिकल मूवमेंट की बात नहीं करता, बल्कि एक ये दिखाता है कि गांधी जी के लीडरशिप कैसे एक बहुत बड़ा मोड़ लाती है। मैं आपको पूरा चैप्टर एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत मददगार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिगो का पूरा चैप्टर आसान भाषा में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट द ऑथर। तो लुइस फिशर जो थे वो एक मशहूर अमेरिकी लेखक और पत्रकार थे। वो न्यूज़पेपर में भी उन्होंने काम किया है, और जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, सैटरडे रिव्यू हो गया, ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर में भी उन्होंने काम किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं पे ब्रिटिश आर्मी के लिए भी 1980 से आप 1920 तक देखोगे कि वो वॉलंटियर के हिसाब से काम करें। उसके बाद वो जर्नलिज्म में चले जाते हैं, पत्रकारिता वो करते हैं। ठीक है। उनका जन्म हुआ था 1869 में फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया आपको पता है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि 1918 से 1920 के बीच वो ब्रिटिश आर्मी में भी काम कर चुके हैं। तो उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स और द सैटरडे रिव्यू जैसी जानी मानी न्यूज़पेपर के लिए भी उन्होंने लेख लिखे हैं। बाद में वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने लगे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए में ही आता है, अमेरिका में। और ये जो चैप्टर है उनका एक बुक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इससे लिया गया है। ठीक है। ये चैप्टर एक तरह का एक्सट्रैक्ट है, उनका पूरा एक कंप्लीट बुक है जो उन्होंने गांधी जी के ऊपर लिखा है, और उस बुक का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो गांधी जी की ज़िंदगी पर लिखी सबसे फेमस किताबों में से एक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर गांधी जी के लाइफ को समझना है तो ये जो बुक उन्होंने लिखा है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बाय लुइस फिशर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी कहानी के मेन पार्ट में हम लोग जाते हैं कि कहानी क्या है, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक देख सकते हो, आप ये मैंने हेडिंग दिया है द मीटिंग विथ राजकुमार शुक्ला। अब ये राजकुमार शुक्ला कौन है, क्या मीटिंग है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये ईयर था 1917 में। लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कहीं ना कन्वेंशन हो रहा था। मतलब आपको पता है कि हर साल अलग अलग लोकेशन पे कांग्रेस का एनुअल जो सेशन होता है वो हो रहा था। तो 1917 का वो दौर था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन चल रहा था लखनऊ में। लखनऊ आज के समय में जो हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो वही गांधी जी से एक गरीब, बहुत ही पुअर एक पीजेंट था। मतलब वो गांधी जी से में वो मिलने आया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अड़ियल था कहीं ना कहीं पर। पूरा मैंने डिटरमाइंड था कि गांधी जी से वो मिलकर ही जाएगा। इतना बड़ा प्रोग्राम में गांधी आए हुए हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है जिसका नाम मैंने अभी बताया कि राजकुमार शुक्ला, तो वो गांधी से मिलने आ जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एनुअल कॉन्वेंशन हो रहा था लखनऊ में, तो वहाँ पे आ जाते हैं। तो जो शुक्ला थे वो चंपारण ज़िले के थे। अब चंपारण कहाँ पे पड़ता है आपको पता होगा। चंपारण जो ज़िला है वो बिहार में पड़ता है। और गांधी जी से वहाँ वहाँ के किसानों की तकलीफ़ें वो गांधी जी के साथ बताने आए थे कि वहाँ के जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, उनको क्या क्या तकलीफ़ें था। सही में उनका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ के जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो बेसिकली इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग क्या होता है, मैं इसको आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि चंपारण जो है, जो चंपारण ज़िला है, यहाँ पे एक पुराने उन लोगों का कहीं ना कहीं पर एक सिस्टम बहुत पहले से चलता आ रहा है कि उन लोगों ने लैंड एग्रीमेंट करके रखा है वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स है, ज़मींदार के साथ, ब्रिटिश जो ज़मींदार से। तो उन्होंने क्या किया था, ज़्यादातर जो उपजाऊ ज़मीन था बिहार में, जो चंपारण ज़िले का जो ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीन था वो था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के पास में। लेकिन किसान वहाँ पे बतौर टेनेंट काम करते थे। मतलब वो लोग वहाँ उसी खेत में वो लोग काम करते थे, लेकिन उसके बदले बदले में जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, ज़मींदार, उनको कहीं ना कहीं पर उनको रेंट देना पड़ता था। उनको पैसा, मतलब कुछ ना कुछ देना पड़ता था, रेंट मतलब जो टैक्स होता है उसको देना पड़ता था। अब वहाँ पे सिस्टम ऐसा था चंपारण में कि जो रेंट होता था वो कोई डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाता था, लेकिन जो ज़मीन होता था ना, जहाँ पे किसान काम कर रहे हैं, वो वहाँ का
15% जगह में, मान लो अगर आप मान लो 10 बीघा ज़मीन आपके किसान उसके ऊपर खेती कर रहा है, तो उसमें 1.5 बीघा में ही आपको कहीं ना कहीं पर मतलब 15% के हिसाब से अगर आप देखते हो तो वो उस जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिको का प्लांटेशन करना पड़ेगा। तो मजदूरी, मेहनत, जो भी खर्चा आएगा सब ये किसानों का अपना होगा। और उसके बाद जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो पूरा जो इंडिगो का मतलब क्या होता है, एक तरह का प्लांट होता है जिससे जिसका पत्ते को पीस कर आप नीला रंग निकाल सकते हो, और वही नीला रंग कपड़ों में या दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जो पुराने समय में यही होता था। तो इंडिगो का खेती करना पड़ता था मजबूरन, क्योंकि बाकी जो लैंड है वो किसान भले ही अपना जो भी करे, लेकिन वो 15% लैंड में इंडिगो का खेती करना पड़ता है। और उसका जो भी क्रॉप होगा, जो भी फसल होगा, वो कहीं ना कहीं पर ब्रिटिशर्स को दे देना पड़ता था। तो ब्रिटिशर्स को देने की वजह से देना जो था वो अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट काम था, क्योंकि इंडिगो का खेती करना इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी खर्चीला पड़ता है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये सब चीज़ें चल रहा था। तो ये एक तरह का शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था जो पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में था। तो ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा था। तो ये इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग वाला सिस्टम था ना, अब हुआ ये कि पहले तो वो लोग पैसा नहीं लेते थे लैंडलॉर्ड्स किसानों से, डायरेक्ट इंडिगो का क्रॉप ले लेते थे, फसल काटने के बाद वो ले लेते थे बतौर रेंट। लेकिन अब उन लोगों ने कहीं ना कहीं पर एक सिस्टम लागू कर दिया कि उन्होंने बताया कि अभी उन लोगों को एक्चुअली एक अंदाज़ा हो गया, उनको कहीं ना कहीं पे एक नया इंडिगो का सोर्स मिल जाता है। जर्मनी में क्या होता है कि सिंथेटिक इंडिगो, जो आर्टिफिशियल इंडिगो होता है ना, जो लैब में तैयार किया जाता था कहीं ना कहीं पर, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे बनना शुरू हो गया, जो बहुत ही सस्ते में मिल जाता था। तो अब लैंडलॉर्ड्स क्या सोचते थे कि इंडिगो का ज़रूरत हमको इन किसानों से नहीं है, हम लोग अभी जर्मनी से ले लेंगे। अब जर्मनी से लेंगे वो तो ठीक है, लेकिन इन लोगों ने बोला कि जो भी पीजेंट्स है वो लोग क्या करेंगे, अभी हमें उनका इंडिगो नहीं चाहिए, बदले में वो लोग हमें मुआवजा देंगे, उसके बदले में जो पैसा बनता है वो दे देंगे। अब मतलब हम लोग आपसे अभी इंडिगो नहीं लेंगे और बदले में उसका जो भी रेंट बनता है हम ले लेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इनजस्टिस था, क्योंकि आप ही लोगों ने ये सिस्टम करके रखा था कि इंडिगो ले लेंगे और बाकी पार्ट में वो लोग किसान अपना खेती करेंगे। लेकिन अभी आपने अपने स्वार्थ के हिसाब से क्या किया है, कहीं ना कहीं पर इन किसानों को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है। तो यही एक बहुत बड़ा समस्या था, जिसको लेकर आप देखोगे कि राजकुमार शुक्ला जो खुद एक इंडिगो पीजेंट था, वो जो इंडिगो का खेती करता था, तो उसको कहीं ना कहीं पर गांधी जी से मिलने वो गए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से पता चला कि गांधी एक बहुत बड़े लीडर हैं, गांधी से बोलने से हो सकता है कि हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो सुलझ सके। तो यही चीज़ की वजह से वो गांधी के साथ मिलने आए थे। और गांधी जी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, आपको पता है, मैंने अभी बताया लखनऊ कांग्रेस का जो कन्वेंशन था, एनुअल कन्वेंशन था, वहाँ पे गांधी पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। तो वहीं पे राजकुमार शुक्ला गांधी जी से जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको चलना है चंपारण में। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने देखी। तो शुरू में तो हमने ये सब चीज़ें बताया, हालांकि फिर गांधी जी ने शुरू में क्या हुआ कि गांधी जी ने थोड़ी टाल मटोल की, कहीं ना कहीं पर वो भी व्यस्त व्यक्ति हैं, इतना आसान तो नहीं है कि फट करके उठ के चले जाना। लेकिन राजकुमार शुक्ला जो थे, उनके लगातार कोशिशों से प्रभावित होकर उन्होंने शुक्ला को बोला कि मैं नेक्स्ट टाइम में मेरे को एक डेट दिया कि मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, तो कलकत्ता जो जाऊँगा वहाँ से सीधा आपके साथ में निकल जाऊँगा चंपारण के लिए। ऐसे करके गांधी ने राजकुमार शुक्ला को बोला। तो ये चीज़ था। फिर अब देखते हैं कि जर्नी टू चंपारण बिगिंस, गांधी जी का जो चंपारण वाला जर्नी वो कैसे शुरू होता है। जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शुक्ला जी पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे, मतलब वो पहले ही गांधी जी पहुंचने से पहले ही राजकुमार शुक्ला वहां पे पहुंच गए, कलकत्ता में पहुंच गए जहां पे गांधी आने वाले थे। तो वहाँ से दोनों फिर पटना गए, आपको पता है बिहार का कैपिटल है पटना, तो पटना गए और वहाँ के मशहूर एक लॉयर थे, वकील थे, राजेंद्र प्रसाद के घर में वो पहुँचे। अब राजेंद्र प्रसाद कौन थे, आप अगर जानते हो कि वो कांग्रेस पार्टी के भी आगे चलकर प्रेसिडेंट बने और हमारे देश के भी पहले प्रेसिडेंट वही बने, पहले राष्ट्रपति वही बने। तो उन्हीं के घर में, राजेंद्र प्रसाद के घर में गांधी जी गए। अब प्रसाद जी उस समय में घर पर नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद कोई कारण से बाहर थे, तो उनके जो घर में काम करते थे उन लोगों ने गांधी जी को पहचान नहीं पाए, वो लोग इतने बड़े आदमी को नहीं पहचान पाए और उन्हें अंदर नहीं आने दिया, घर के अंदर बाहर ही रोक दिया।
उन्हें लगा कि गांधी जी कोई आम या शायद अनटचेबल हैं। गांधी जी का रहन सहन देखने से लग रहा था कि शायद वो अछूत हो सकते हैं। उस ज़माने में समाज में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। अनटचेबल का मतलब होता है अगर आप किसी को छू दोगे तो हो सकता है अगर छोटे जात के आदमी को छू दिया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, आपको सोशल बॉयकॉट हो सकता है। तो समाज में इस तरह का गलत प्रथाएं थी उस समय में, जो बहुत ही गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि गांधी जी को जो उनके राजेंद्र प्रसाद जी के घर में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पे गांधी जी को एक अछूत या अनटचेबल मान लिया। तो यहाँ तक उनको पानी भी नहीं पीने दिया कुएं से। तो इससे उस दौर के समाज में फैले जात पात के भेदभाव के बारे में पता चलता है कि किस तरह से वो डीपली रूटेड था कहीं ना कहीं पर। फिर हम देखेंगे कि विजिट टू मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर भी बिहार का ही एक जगह है। तो एक डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली। चंपारण जाने से पहले गांधी जी मुजफ्फरपुर गए ताकि उन्हें किसानों की हालत के बारे में और सही तरीके से जानकारी मिल सके। तो मुजफ्फरपुर में वो एक प्रोफेसर से मिले, एक सरकारी प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर मलकानी। तो प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुकने का उन्होंने फैसला किया। मलकानी जी एक सरकारी कॉलेज में पढ़ाते थे। उस दौर में किसी भी नेशनलिस्ट जो देश के लिए सोचता है या होम रूल का डिमांड करता है, ऐसे लोगों को आप अपने घर में ठहरा रहे हो, बहुत ही हिम्मत का काम माना जाता था, बहुत ही रिस्की था। कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी, किसी एक व्यक्ति जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा है, उसको अपने घर में रखने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस समय में प्रोफेसर मलकानी जी ने कहीं ना कहीं पर गांधी को अपने घर में रखा। तो वहाँ के लोकल लॉयर्स और जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो भी गांधी जी से मिलने आए मलकानी के घर में। और उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम की सच्चाई बताई और बताया कि किस तरह से इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम में किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, किस तरह से किसानों का नुकसान हो रहा है। तो द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया था शेयर क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे आपको फिर भी थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, आपका एक रिवाइज भी हो जाएगा कि चंपारण के जो किसान थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए थे। कहीं ना कहीं पे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो ज़मींदार होते थे उनके साथ किसानों ने एक एग्रीमेंट करके रखा हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसानों को अपनी ज़मीन का 15% हिस्सा इंडिगो यानी नील की खेती के लिए देना पड़ता था। तो जो भी नील उगती वो पूरी तरह से लैंडलॉर्ड्स की हो जाती थी। मतलब इंडिगो का मतलब ही होता है नील। बाद में जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बन गया, मतलब जो आर्टिफिशियल होता है ना लैब में, या जो कहीं ना कहीं पे बहुत सारा केमिकल रिएक्शन से जो बनता है, तो जो सिंथेटिक इंडिगो बना लिया गया, तो अब ब्रिटिश लोगों को ये नील की खेती की ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्होंने अब किसानों से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बदले कंपनसेशन यानी पैसा मांगना शुरू कर दिया। अभी बोला कि भाई हमें इंडिगो नहीं चाहिए, आप पैसा दे दो उसके बदले में। किसान पहले से ही बहुत ज़्यादा गरीब थे और ये नया बोझ उन पर और भारी पड़ गया कहीं ना कहीं पर। फिर आप देखोगे कि गांधी अभी कहीं ना कहीं पर एक्शन के मूड में आ जाते हैं। गांधी टेक्स एक्शन। गांधी क्या करते हैं उसके हिसाब से, गांधी जी ने पूरे चंपारण में घूम घूम कर किसानों से मिलना शुरू किया और उन्होंने फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बहुत सारे जो तथ्य, जो रियल जो इन्फॉर्मेशन होता है वो उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उन्हें कोई मदद नहीं की गई। उन्हें चंपारण छोड़ने के लिए ही भी बोल दिया गया कि भाई आप चंपारण में नहीं रुक सकते हो, आप रुकोगे तो यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगी। सरकारी आदेश आया उनके खिलाफ, लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने वही मोतिहारी में, चंपारण का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मोतिहारी, चंपारण में ही पड़ता है एक शहर, तो मोतिहारी है, वहाँ पर उन्होंने मोतिहारी में अपना काम जारी रखा और उन्हें एक नोटिस दिया गया उस समय। लेकिन गांधी जी ने उस नोटिस को डिजोबे किया, मतलब उन्होंने उस नोटिस को मानने से ही मना कर दिया कहीं ना कहीं पर। यही से शुरू होती है इनकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हालांकि बाद में हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1928-29 में हम पढ़ते हैं कि जो नमक सत्याग्रह है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे एक छोटे स्केल में अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं गांधी ने डिसोबे करना स्टार्ट कर दिया कि सरकारी आदेश को जो नहीं माना जाता इसी को बोला जाता है डिसोबीडियंस। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे गांधी जी ने शुरू कर दिया था कहीं ना कहीं चंपारण से ही। अब आप देखोगे कि गांधी कोर्ट समन्स एंड पब्लिक सपोर्ट, गांधी जी को कैसे कोर्ट में बुलाया जाता है और उनको पब्लिक का समर्थन कैसे मिलता है। तो गांधी जी को कोर्ट में पेश होने का आदेश मिला कि उन्होंने ब्रिटिश का कानून नहीं माना, तो उनको ऑर्डर आया कि उनको कहीं ना कहीं पर जाना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये खबर पूरे इलाके में फैल गई बहुत तेज़ी से।
हजारों किसान मोतिहारी में इकट्ठा हो गए बिना किसी प्रचार या योजना के। तो ये था गांधी जी को मिला जनता का स्पॉन्टेनियस सपोर्ट। एक बहुत बड़ा सपोर्ट गांधी जी को मिला जनता की तरफ से, क्योंकि जब उन लोगों को पता चला कि गांधी जी को एक बहुत बड़े लीडर है, हालांकि उनको लोगों को पता नहीं था गांधी जी कौन है, जो साउथ अफ्रीका में क्या करके आए हैं, लेकिन उसके अलावा भी गांधी जी को बहुत सपोर्ट मिला लोगों से। तो हज़ारों के संख्या में मोतिहारी में किसान इकट्ठा हो गए। गांधी जी ने कोर्ट में कहा कि वो अपने मॉरल ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने बोला कि ये मेरा देश है, तो मेरे लोगों का जो हक है मैं इसके लिए लड़ूंगा, मैं अपनी ड्यूटी से हट नहीं सकता। तो जो कोर्ट था, कोर्ट ने केस को टाल दिया और गांधी जी को भी बिना जमानत के छोड़ दिया गया। अभी कोर्ट को भी लगा ये बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा अगर गांधी को लंबे समय तक हमने रखा तो। फिर आप देखोगे कि बहुत सारे लॉयर्स थे, वकील थे, जो गांधी जी को ज्वाइन करते हैं। शुरू में कई लॉयर्स जैसे कि राजेंद्र प्रसाद सोच में थे कि अगर गांधी जी को जेल हो जाए तो क्या करें। गांधी जी ने उसमें उनसे पूछा, अगर मुझे जेल हो जाए तो क्या आप लोग और किसानों को यूं ही छोड़ देंगे। ये सुनकर सभी वकीलों ने एक मत होकर कहा कि गांधी जी के साथ सभी हैं और ज़रूरत पड़ी तो जेल भी जाएंगे। गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। मतलब उन्होंने बोला कि अभी देखो आप लोगों का जो ये सोच है ना, इसे ही समझ में आता है कि हमने चंपारण का जो युद्ध है कहीं ना कहीं पे वो जीत लिया है। गांधी जी को लगा, क्योंकि लोगों का सपोर्ट आना एक बहुत बड़ी बात है ना। लॉयर जो सरकारी काम करते हैं तो वही कहीं ना कहीं पर गांधी जी के साथ खड़े हो गए। शुरू शुरू में उन्होंने हालांकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन बाद में आपको दिखता है कि वो गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए। वो लोग आपस में डिस्कशन किया। फिर आप देखोगे ये जो सिविल डिसोबीडियंस की बात मैं अभी कर रहा था, तो इसका विक्ट्री कहीं ना कहीं पर होता है। कुछ ही समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश से गांधी जी के खिलाफ चल रहा केस वापस ले लिया गया। गांधी जी और उनकी टीम ने करीबन 10,000 किसानों का बयान दर्ज किया और पूरे मामले की गहराई से जांच किया एक्चुअली। तो सरकार ने खुद एक ऑफिशियल कमीशन बनाया, उसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। ये सिविल डिसोबीडियंस की पहली बड़ी सफलता थी और देश में एक नया रास्ता खोलने वाली थी उसके हिसाब से, अगर आप देखते हो तो। फिर हम बात करते हैं द सेटलमेंट की। जैसे ही लैंडलॉर्ड्स को ये लगा कि गांधी जी के पास पक्के सबूत हैं, तो वो सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए। मतलब वो लोग सुलह करने में आ गए, चलो भाई हम आपस में मिल बैठ के बात कर लेते हैं क्या समाधान के। तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं पर 50% रिफंड मांगा। जो किसानों से ऑलरेडी पैसा उन्होंने ले लिया इंडिगो के बदले में, तो गांधी जी ने बोला 50% आपको रिफंड करना पड़ेगा, 50% आपको लौटाना पड़ेगा। लेकिन लैंडलॉर्ड सिर्फ 25% देने को ही तैयार हुए। गांधी जी ने उसे स्वीकार कर लिया। गांधी जी ने फिर कुछ बातचीत किया, फिर फाइनली वो 25% में ही मान गए। एक्चुअली उनके लिए असली बात पैसा की नहीं थी, बल्कि ये थी कि लैंडलॉर्ड्स जो ज़मींदार थे, जो इतने अड़ियल हुआ करते थे, जो लोगों का शोषण करते थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं पे हार मान ली थी। और यही उनकी असली मॉरल विक्ट्री भी थी, एक तरह का जीत था गांधी के लिए वो चीज़। अब गांधी चंपारण का जो लड़ाई था, जो इंडिगो का लड़ाई, वो कहीं ना कहीं पे किसानों को उन्होंने जिता दिया था। और अब गांधी का जो फोकस रहेगा वो सोशल रिफॉर्म्स इन चंपारण, सामाजिक कुछ सुधार करना है चंपारण में। गांधी जी ने केवल किसानों की समस्या तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने चंपारण में रहकर स्कूल्स खुलवाए, लोगों को सैनिटेशन, जैसे होता है ना बाथरूम, जो सैनिटेशन का सिस्टम होता है, टॉयलेट होता है, यूरिनल होता है, या फिर जो हाइजीन होता है, उसके बारे में जागरूक किया। तो उनकी जो पत्नी थी, उनकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने गांव की महिलाओं को पर्सनल क्लीननेस सिखाई, किस तरह से साफ़ सुथरा रहना है, वो सब चीज़ें सिखाया कस्तूरबा बाई गांधी ने गांव की महिलाओं को। देश भर से वॉलेंटियर्स इस सामाजिक कार्य में शामिल हुए। बहुत दूर दूर से लोग आए, गांधी जी के साथ जुड़े। ये गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव वर्क फिलोसफी का उदाहरण है। कहीं ना कहीं पे गांधी जी एक जो अपना वर्क कल्चर में मानते थे, तो उसका ही कहीं ना कहीं पर आपको ये उदाहरण दिखेगा। फिर हम बात करते हैं गांधीज डिसिप्लिन एंड सिंप्लिसिटी। गांधी चंपारण में रहते हुए भी गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम की देखरेख करना नहीं भूले। उनका पता है आपको, गांधी जी का एक आश्रम है गुजरात में, साबरमती है, तो यहाँ पे रहकर भी वो उसका देखरेख करते थे। वो वहाँ नियमित चिट्ठियाँ भेजते थे, जिससे वो क्लीनिनेस, बजट और डेली डिसिप्लिन जैसे चीज़ों का जिक्र करते थे। उनका व्यक्तिगत जीवन जितना सिंपल था, उनकी सोच और काम करने का तरीका उतना ही ऑर्गेनाइज्ड और अनुशासित था। हालांकि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहकर गांधी जी काम करते थे। गांधी जी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थे। फिर हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ द चंपारण एपिसोड। चंपारण एपिसोड का जो ये पूरा आंदोलन था,
आंदोलन गांधी जी के राजनीतिक जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जैसा बन गया। कहीं ना कहीं पे गांधी को बहुत ज़्यादा फेमस बना देता है ये एपिसोड। इससे साफ हुआ कि ब्रिटिश रूल को बिना हिंसा के पूरी डिग्निटी और साहस साहस से चुनौती दी जा सकती है। तो शायद गांधी जी इसीलिए नॉन वायलेंस में नहीं गए, वो कहीं ना कहीं पर बिना हथियार उठाए उन्होंने लड़ाई की। उनको लगा कि इस तरह से करके भी हम कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकते हैं। तो गांधी जी ने सिद्ध कर दिया कि राजनीति की असली जो मकसद होता है लोगों की समस्याओं का हल होना चाहिए, ना सिर्फ नारे सिर्फ नारे और सिद्धांतों से काम चलता है। कहीं ना कहीं पर यही काम मेन सिद्धांत है कि लोगों का भला होना चाहिए। हमारे देश के जो लोग हैं उनको उनकी जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं पर ख़त्म करना चाहिए। तो इससे हम लोगों को द लेसन इन सेल्फ रिलायंस भी समझ मिलता है। मतलब हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए भी गांधी जी का ये जो चंपारण एपिसोड है वो हमें प्रेरणा देती है। जब गांधी जी ने कहीं ना कहीं पर जब गांधी जी चंपारण में थे, तब उस दौरान उनके एक ब्रिटिश फ्रेंड भी थे जिनका नाम था चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज़ ने उनसे मदद की पेशकश की। उन्होंने भी बोला कि भाई हम अभी आपके थोड़ा सा मदद कर लेते हैं, लेकिन गांधी जी ने उनसे विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा इट वुड बी शेमफुल फॉर इंडियंस टू रिलाई ऑन इंग्लिशमैन इन द फाइट फॉर जस्टिस। हमारा न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं, तो उसमें अगर हम कोई इंग्लिशमैन का मदद ले रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक होगा। गांधी ने ऐसा बोला। तो सेल्फ रिलायंस का असली संदेश बाद में राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। अब दिखेगा कि राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को लिखा कि ये बात उनके लिए जीवन भर एक सीख बन गई। राजेंद्र प्रसाद के लिए हिम्मत और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी मिसाल हिम्मत और आत्मविश्वास की सबसे बड़ी मिसाल थी वो चीज़ उनके लिए। तो हमने चंपारण की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक सीधा संदेश ये हमें देता है। जैसे कि मान लो सच्चाई ही जो होता है ना, ट्रूथफुलनेस और नॉन वायलेंस जो होता है, और सेल्फ रिलायंस और डिसिप्लिन, इससे किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है, जीता जा सकता है। तो दत्तास एकेडमी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के साथ जुड़े रहिए। क्लास 12 इंग्लिश के हर चैप्टर को हम इसी तरह से आपके लिए लाते रहेंगे। और आप कमेंट में ज़रूर लिखिए मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। थैंक यू।